आ रहा है ना आवाज? यस सर। हाँ। चलो तुम लोग को जो डाउट था, आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ऑडियोमेट्री वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? वो जस्ट बचा हुआ था जो जो पार्ट, और उसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। हाँ, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ लक्ष्य, कल जो पूछ रहे थे? तो चैट के द्वारा जो पूछ रहे थे। हाँ। नो सर। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? चलो यहाँ देखो। एक्चुअली जब ये तुम लोग को बार बार हम बता चुके हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हम लोग एज्यूम करते हैं, ये वॉल्यूम क्या होता है एक्चुअली? फ्री वॉल्यूम, वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम कितना अवेलेबल है। तो ये जो आइडियल गैस का एजम्पशन है हमारे पास, आइडियल गैस के एजम्पशन में हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल जीरो है, नेग्लिजिबल है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के रेस्पेक्ट में। तो एक्चुअली जो यहाँ पे फ्री वॉल्यूम होगा, फ्री वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और इसमें सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। तो आइडियल गैस के केस में वो जीरो हम लोग एज्यूम करते हैं, तो फ्री वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारे पास? वी, जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही रहता है, ठीक है? तो रियल गैस में जब हम लोग अप्लाई करेंगे, तो रियल गैस में भी वॉल्यूम के जगह हमको क्या पुट करना है? वो फ्री वॉल्यूम ही तो पुट करना होगा ना। समझ गए। समझ गए? यस सर। तो सर हम रियल पहले गैस से के हम केस में सर पहले हम सोच रहे क्या? थे ना कि फ्री वॉल्यूम ही वी माइनस एन बी है, नहीं नहीं, टोटल मिला के। टोटल में एक्चुअली हम लोग आइडियल केस हो या रियल गैस का केस हो, फ्री वॉल्यूम ही हम लोग एज्यूम करते हैं। तो वहां पे फ्री वॉल्यूम आइडियल में तो जीरो होता है, सॉरी, वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स है वो तो जीरो होगा ना, तो वी में सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो, तो एक्चुअली वो वी ही आएगा ना। सर हम लेकिन गलत तरीके से रिलेट कर रहे थे, हम कह रहे थे कि वी आइडियल इज इक्वल टू वी रियल माइनस एन बी। नहीं नहीं, वो कैसे होगा? अब समझ गए। ठीक है। और वो जो कल न्यूमेरिकल था, उसमें डिस्टरबेंस हो गया था, सॉरी उसके लिए। हो गया क्लियर वो न्यूमेरिकल? यस सर। कल जो बताया था उसमें ध्यान रखना, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर मर्क्यूरी प्लेस्ड होगा तो वो कोई भी प्रेशर या फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा होगा, तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मर्करी रहेगा, मर्क्यूरी रहेगा, तो उसका कोई भी प्रेशर कंसिडर नहीं करना है। लेकिन जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट लोगे उसका, ठीक है, तो फिर उसका आएगा प्रेशर। इसलिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो सिर्फ क्या लगेगा उसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वो ओपन एंड है एक साइड, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, सिर्फ मर्क्यूरी का प्रेशर नहीं लगेगा। जैसे उसको वर्टिकल कर दिया हम लोग, तो अब वहां पे दोनों मर्क्यूरी का भी लेवल एक्ट करेगा, मर्क्यूरी भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा और एटमॉस्फेयर भी करेगा। समझ रहे हो बात? यस तो सर। इसलिए हम लोग जो कंपोनेंट अगर किसी एंगल पे दिया रहेगा, वहां 45 डिग्री दिया हुआ रहता है, उसके अलावा 60 कुछ भी दिया हो, अदर एंगल्स भी दिया हो, तो हम लोग सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वाला कंसिडर करेंगे प्रेशर के लिए। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर का भी लगेगा और प्लस मर्क्यूरी का। और हॉरिजॉन्टली लोगे तो हॉरिजॉन्टली वो कंपोनेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां पे मर्क्यूरी का तो एक्ट नहीं करेगा ना वो। समझ रहे हो? यस सर। चलो। सर हाँ बोलो। सर अगर किसी मतलब मैनोमीटर है जिस चैम्बर से आपका गैस आ रहा है मैनोमीटर के अंदर, अगर अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रहता है तब प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तब। अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है मतलब गैस कितना तुम अंदर डाल रहे हो? कुछ एक्स मोल गैस अंदर डाल रहे हैं हाँ ठीक है। और वो गैस वापस मतलब उसमें थोड़ा सा पार्शियल ब्रेकडाउन हो गया, मतलब थोड़ा वो कुछ रिएक्ट, मतलब जैसे NH3 डाले वो N2 और H2 में टूट गया पार्शियली, हम्म। तो उस केस में प्रेशर इंक्रीज हुआ, साथ साथ वॉल्यूम, जैसे मैनोमीटर में Hg का लेवल डाउन हुआ, ऐसे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। एचजी का लेवल डाउन हुआ, हाँ वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ ना। वो लेवल एक्चुअली हम लोग देखते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एच जी अगर ऊपर गया, तो जी ऊपर गया तो क्या होगा? Hg ऊपर गया तो प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज किया। सर जैसे चैम्बर में उसके उसके मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वाला का लेवल हम्म। ऊपर गया था। एक्चुअली वहां पे हम लोग क्या करते हैं ना, देखो मैनोमीटर में सिंपली क्या होता है ना, हम लोग
एक्चुअली वो जो गैस है उसका प्रेशर मेजर कर रहा है ना। वो गैस जो हम लोग कर रहे हैं, मैनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? प्रेशर मेजरमेंट के लिए ही किया जाता है। तो प्रेशर मेजरमेंट हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो एक्चुअली जो मर्क्यूरी का डिफरेंस की वजह से हम लोग लेते हैं, उसका मैनोमीटर का क्वेश्चंस तुम लोग करोगे फिजिक्स में, जैसे कराया जाएगा, क्वेश्चंस किए हो उसके? जैसे कुछ कुछ जैसे जिस टाइप का क्वेश्चंस हम कल कराए थे, क्वेश्चन कराए थे ना, उसी तरीके से हम रुको देखते हैं अगर क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट रुको। चलो देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, ये मैनोमीटर से रिलेटेड नहीं है, उसी टाइप का है। ठीक है, कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन? यस सर। चलो क्वेश्चन देखो, ये है ए वर्टिकल, लिखते जाओ साथ में ही। ए वर्टिकल होलो सिलेंडर of height 1.52 meter is fitted with a movable piston of negligible mass। ठीक है, पिस्टन का मास कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस। ठीक है, उसका थिकनेस भी नहीं एज्यूम करना है हमको। द लोअर हाफ ऑफ द सिलेंडर contains an ideal gas and the upper half is filled with mercury। filled with mercury, ठीक है। और सिलेंडर जो है, द सिलेंडर इज इनिशियली एट 300 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, हाफ ऑफ द मर्क्यूरी कम्स आउट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर assuming द थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ोगे। assuming द थर्मल एक्सपेंशन टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग एक्सपैंड, यहाँ पे एक्सपेंशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मर्क्यूरी टू बी नेग्लिजिबल। ठीक है, करो तो इसको। केसेस देखना, दो केसेस है यहाँ पे। मतलब सिलेंडर का जो होलो सिलेंडर है उसका कंपोजिशन तुम लोग यहाँ कैसे बना हुआ है। मतलब लोअर हाफ में आइडियल गैस है, अपर हाफ में मर्क्यूरी है। ठीक है, और उसका टेम्परेचर इनिशियल 300 डिग्री केल्विन है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया गया तो आधा मरकरी जो है उससे निकल जाता है बाहर। ठीक है, आधा मर्क्यूरी बाहर निकल जाता है। तो निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या होगा। तो देखो करके, हाफ हाफ है, समझ रहे हो ना? सिलेंडर का पूरा जो हाइट है वो 1.52 मीटर है, मतलब 152 सेंटीमीटर। तो मतलब आधा तुम्हारा आइडियल गैस है और आधा मर्क्यूरी है। समझ रहे हो फर्स्ट केस जो है? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है, जल्दी बोलो। हाँ सर। चलो, यहाँ इस तरह का केस है, देखो। ये सिलेंडर का जो हाइट तुमको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? वर्टिकल होलो सिलेंडर है, 1.52 मीटर है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ये 152 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधा आधा किया गया ना, तो आधा मान लो, हाफ यहाँ पे आ रहा है। तो हाफ जो है ये मर्क्यूरी भरा हुआ है, यहाँ से अपर हाफ में मर्क्यूरी है 76 सेंटीमीटर,
और लोअर हाफ में जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आइडियल गैस है। ठीक है, तब इसको करो। ये फर्स्ट केस का है। अब सेकंड केस में बोला गया कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाए, ये इनिशियल स्टेट है हमारा, तो आधा मर्क्यूरी निकल के बाहर चला गया, इनिशियल स्टेट। आफ्टर हीटिंग क्या सीन होगा देखो तो, हीट करने पे बोला गया कि आधा मर्क्यूरी निकल के बाहर चला गया। तब यहाँ पे देखो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। आधा मर्क्यूरी अगर बाहर निकल गया, तो आधा मर्क्यूरी अगर बाहर निकल गया तो कितना बचेगा, कितना सेंटीमीटर बचेगा? इनिशियली था 76 सेंटीमीटर, अगर हाफ बाहर निकल गया तो कितना बचेगा बताओ? बोलो बोलो। 38। 38। तो यहाँ पे 38 तक ही अब मर्क्यूरी बचा हुआ है, समझ रहे हो? ये अब हमारा 38 सेंटीमीटर, इसको एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ तक हमारा ये अब मर्क्यूरी है। बाकी आधा निकल चुका है 38 सेंटीमीटर, और बाकी जो ये है ये कितना हो जाएगा अब हमारा गैस का वॉल्यूम? अब ये सॉरी, गैस का जो यहाँ लेंथ हो जाएगा, ये कितने तक होगा गैस? 76 पहले था और उसमें 38 ये ऐड हो गया ना। 450 केल्विन। 450 केल्विन? नहीं नहीं नहीं, चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक करो कैसे रिलेट कर रहे हो। यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या है, क्या अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे? देखो ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तुम्हारा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, और ऑब्वियसली ऊपर से जो गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो भी चेंज हो रहा है। समझ रहे हो? कौन सा गैस इक्वेशन लगा रहे हो तुम लोग इसमें? बोलो तो, कौन सा गैस इक्वेशन लगेगा? बता सकते हो कोई? अरे रिप्लाई करो। हेलो लक्ष्य, सर, कौन सा गैस इक्वेशन लगा रहे हो? PV/T कांस्टेंट है। हाँ, तो P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे, फर्स्ट केस में हम लोग निकाल लेते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस कितना है इनिशियल केस में। तो ये इनिशियल स्टेट है, इसमें प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा बताओ तो? गैस के ऊपर प्रेशर कहाँ कहाँ से लग रहा होगा? एक मर्क्यूरी प्रेशर ड्यू टू Hg, और प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, यही दोनों लग रहा होगा। Hg की वजह से प्रेशर कितना लग रहा है? 76 सेंटीमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कितना लगेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग 1 atm एज्यूम करते हैं, तो 1 atm किसके इक्वल होता है बताओ? 76 सेंटीमीटर के इक्वल होगा ना। यस हेलो, सर। तो 76 प्लस 76, इतना सेंटीमीटर ऑफ गैस लग रहा होगा, इतना सेंटीमीटर Hg का प्रेशर लग रहा होगा। तो ये मिला के देखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 152 सेंटीमीटर, इक्वलेंट टू 152 सेंटीमीटर Hg। इतना प्रेशर गैस पे एग्जर्ट हो रहा है इनिशियल केस में। अब इनिशियल केस में हम लोग वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है इनिशियल केस में बताओ? कंटेनर के वॉल्यूम V के हाफ होगा, V/2 लेंगे। यस सर। ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम हम लोग V एज्यूम कर लेते हैं, तो हाफ तक ही गैस है तो V/2 हो गया। ठीक है, तो ये केस आ गया हमारा। और इनिशियली टेम्परेचर कितना है फर्स्ट केस में? T1 हमारा 300 300 केल्विन। चलो ठीक है, ये T1 है हमारा। अब सेकंड केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो सेकंड केस में प्रेशर ऑफ द गैस कितना हो गया देखो तो? मर्क्यूरी की वजह से प्रेशर कितना हो जाएगा? 38 सेंटीमीटर, और प्लस एटमॉस्फेयर की वजह से अब क्या हो जाएगा? 76। एटमॉस्फेयर 76 ही रहेगा। ऐड करो कितना हो गया? 114 सेंटीमीटर, यही है ना? अब इस केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस बता सकते हो क्या होगा? 3/4 of V।
3/4 ऑफ वी, क्योंकि आधा मर्क्यूरी था, वो आधा निकल के बाहर चला गया, तो हाफ तो पहले से गैस था, उसमें हाफ 1/4 और ऐड हो गया ना, तो 3/4 ऑफ गैस हो गया हमारा, और 1/4 क्या बच गया, मर्क्यूरी बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3V/4, यस और नो? यस सर। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गया सेकंड केस में। इसका हमको टेम्परेचर निकालना है, T2 ये कितना है, यही तो फाइंड आउट करना है, बाकी सारा चीज तो आ ही गया। तो अब देख लो, हम लोग कंबाइंड गैस लो इक्वेशन यूज कर लेंगे, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। देख लो, P1 फर्स्ट केस में कितना है हमारा 152, V1 है हमारा V/2 है, तो 2 नीचे ले लेंगे, टेम्परेचर 300 है और 2 इधर ले लिए। अब P2 कितना हो गया हमारा 114, और V2 कितना है 3V/4 है, ठीक है, और T2 यह निकालना है, टेम्परेचर कितना है फाइंड आउट कर लो, V कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 कैलकुलेट कर लो कितना है। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। कितना है आंसर? 337.5। 337.5 केल्विन, यही है ऐसे टाइप। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको मेनली फिजिक्स में करने मिलेगा, मैनोमीटर से रिलेटेड देखोगे तो उसमें बेसिकली हम लोग यही करते हैं। जैसे इसको अगर मान लो कनेक्ट करके भी हम लोग करते हैं, तो फिर यही चीज हम लोग को करना पड़ता है, इनिशियल केस और फाइनल केस को हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा तुमको मोर ऑफ फिजिक्स में मिलेंगे, ठीक है, वहां पे हम लोग जब वो फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर होता है, वहां पे तुम लोग पढ़ोगे प्रेशर को हम लोग कैसे इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करोगे इसके। समझ में आया ना कैसे अप्लाई करना है, मर्क्यूरी की वजह से हमको प्रेशर कैसे लेना है। यही अगर कल एक क्वेश्चन किए थे, यही अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा रहता, तो फिर हम लोग मर्क्यूरी का प्रेशर नहीं लेते, उस केस में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ना। वर्टिकल था तो यहाँ पे दोनों केसेस में हम लोग मर्क्यूरी का प्रेशर ले रहे हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलो अब, हाँ, एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच गए, ऑडियोमेट्री वाले क्वेश्चंस। उसमें ऑडियोमेट्री बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशंस हमको वैल्यूज दिए रहेंगे, बेसिकली उसको यूज कर उसके कैलकुलेशन को यूज करके हम लोग किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला इस टाइप का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट से भी हम लोग रिलेट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक एनालिसिस करके हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला अननोन कंपाउंड का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली तुमको कुछ कुछ पता होना चाहिए, कुछ कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे वहां पे तुमको दिया रहेगा कि अगर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, तो उन सब चीजों को कितना गैस इवॉल्व हो रहा है उसके लिए तुमको एक सॉल्यूशन दिया रहेगा, कि वो सॉल्यूशन जो है, जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जैसे मान लो कहीं पे अगर CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, तो CO2 गैस के लिए मेनली तुमको दिया रहेगा, CO2 गैस मेनली किससे एब्जॉर्ब होता है बताओ? अल्कलाइन सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट होगा CO2 गैस को, वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कुछ री यूज किया जाता है बहुत सारे गैसेस, उसके बाद क्वेश्चन एक दो कराएंगे हम, ठीक है। क्या है द वेरियस रिएजेंट्स, ये नोट करके लिख लो, ये बेसिकली ऑडियोमेट्री के लिए यूज होता है, ठीक है।
तो द वेरियस reagents used for absorbing different gases। ठीक है, ये याद रखना, जस्ट फैक्ट की तरह है। क्योंकि ये जब तुम लोग 11th 12th में जाओगे, वहां पे एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो वहां भी ये सब चीज का जरूरत पड़ेगा कि गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए नेचर ऑफ गैस क्या है। कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ओजोन गैस है O3, O3 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। O2 गैस है, तो O2 गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए अल्कलाइन पैरागेलोल सॉल्यूशन होता है एक, ठीक है, अल्कलाइन पैरागेलोल सॉल्यूशन। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करेगा। ऑक्सीजन गैस बाकी और किसी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ इसी में पैरागेलोल सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा तो उसमें एब्जॉर्ब होगा। जैसे CO2 हो गया या SO2 हो गया, ये सभी गैसेस के लिए एसिडिक गैसेस जो हैं, CO2 SO2 इन सब का नेचर क्या है, एसिडिक है। तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होंगे। जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस हो गया। तो ये सब अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये सब एसिडिक गैसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस को अगर हमको कैप्चर करना है, तो अमोनिया गैस का पता ही होगा तुम लोग को कि बहुत हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, है ना। अमोनिया गैस का सॉलिबिलिटी जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है वाटर में। तो इससे इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग वाटर यूज कर लेते हैं। जैसे H2O है, H2O मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, H2O गैस के फॉर्म में वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करना है, तो इसमें हम लोग कुछ सब्सटेंस यूज कर लेते हैं, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। डेलिक्विसेंट सब्सटेंस समझते हो, जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है और अपने फेस को चेंज कर लेता है, उसको डेलिक्विसेंट बोलते हैं। और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक, नाम सुने हो तुम लोग, डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक? No, sir. नो सर। दोनों मॉइस्चर ही एब्जॉर्ब करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक में क्या है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन फेस चेंज नहीं करता है, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा ही लेकिन उसका फेज नहीं बदलेगा। डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस का भी काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, लेकिन मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने फेस को चेंज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल CaCl2, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये एक डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस है। ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद इसका फेज देखोगे, इनिशियली अगर सॉलिड में था तो वो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, ये सभी गैसेस को हम लोग एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। अमोनिया है जो वाटर में एब्जॉर्ब होता है, बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल होता है, तो इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। टेस्ट में तुम लोग सारे क्वेश्चन बन गए थे तुम लोगों का, गैस स्टेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आया था, दिए थे ना सब लोग टेस्ट? यस सर। बन गया था सारा? हाँ। Yes, sir. उसमें तो कोई डाउट नहीं आया? आसान आसान ही क्वेश्चंस था। देखो, रियल गैसेस वाले टॉपिक से तुमको न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो ऐसा सच नहीं मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट में वही सारा Z वर्सेस P का ग्राफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, या फिर A और B से रिलेटेड। तो A और B में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया होगा तुमको, A के वैल्यू से हम लोग लिक्विफैक्शन ऑफ गैस कैसे कंपेयर करते हैं, वो देखे थे। तो जितना ज्यादा A का वैल्यू होगा ना, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उस गैस को लिक्विफाई करना उतना आसान है। समझ रहे हो, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो किससे डिटरमाइन होगा, ए के वैल्यू से। तो ए जितना ज्यादा हाई होगा, उस गैस को लिक्विफाई करना क्या होगा, उतना आसान होगा। समझ रहे हो बात? तो वो सब चीज हम लोग, Sir, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन रॉन्ग भी आंसर दिया हुआ था। कौन सा? सर वही ये गैसियस स्टेट वाले चैप्टर एयर से एस्केप करने वाला क्वेश्चन, 1/5 ऑफ एयर जो एस्केप किया था। अच्छा, उसका आंसर रॉन्ग था क्या? हाँ सर, रॉन्ग दिया हुआ था। तो उसको फ्लैग कर देते हैं ना क्वेश्चंस को, वहां पे फ्लैग वाला ऑप्शन आता है ना, फ्लैग किए थे कोई? सर अतुल सर बोले थे रिपोर्ट कर दो, लेकिन समझ में नहीं आया कैसे करते हैं। रिपोर्ट का तो ऑप्शन रहता है बगल में, रेड शायद कुछ क्वेश्चन मार्क टाइप का या एक्सक्लेमेशन मार्क्स, देखना अगले बार से दोगे तो देख लेना, वहाँ रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है वहां पे। बस एक ही में प्रॉब्लम था और? नहीं सर, और किसी में प्रॉब्लम नहीं था।
चलो ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। एक दो क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जैसे इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ना, ये यूज करेंगे हम लोग, और उसके बाद न्यूमेरिकल देखो किस टाइप के आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसमें है कि कोई, जैसे सिंपल सा, ये तुम्हारे बुकलेट का ही क्वेश्चन है। एक गैसेस हाइड्रोकार्बन, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है तो उसका कंपोजिशन हमको पता है, कार्बन और हाइड्रोजन ही है उसमें, ठीक है। रिक्वायर्स 6 times its own volume of O2 for complete oxidation and produces 4 times its volume of CO2, ठीक है। इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन यूज नहीं है। बेसिकली अगर मूल कॉन्सेप्ट तुमको अप्लाई करने आता होगा तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे कोई भी गैसेस हाइड्रोकार्बन है, उसका फॉर्मूला निकालना है। तो हाइड्रोकार्बन है तो उसका कंपोजिशन तो हमको पता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बना होगा। नंबर ऑफ एटम्स हमको नहीं पता है, तो कार्बन का एक्स मान लेते हैं और हाइड्रोजन का वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक्स और वाई के टर्म में तुम लोग पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेना। अब इसका जब हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे O2 के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट हमको पता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराओगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O। H2O। अब इसको देखो, एक्स और वाई के टर्म में ही तुम बैलेंस करो, एक्स और वाई के टर्म में बैलेंस करोगे क्या आएगा, देखो तो कार्बन इधर एक्स है, तो यहाँ पे CO2 के आगे हम लोग लगा दिए एक्स, ठीक है। ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन इधर वाई है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा हमको, इधर भी वाई करने के लिए हमको यहाँ y/2 लगाना होगा क्या, देखो तो। यस सर। चलो, हाइड्रोजन और कार्बन तो हो गए बैलेंस, अब सिर्फ ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन को हम लोग इसलिए लास्ट में किए क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अकेले था, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट साइड हम लोग टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो कितना है, 2x + y/2, यही है ना, 2x + y/2। तो रिएक्टेंट साइड में देखो 2 पहले से लगा हुआ है हमको, तो यहाँ पे किससे आगे मल्टीप्लाई करना होगा ताकि बराबर हो जाए दोनों साइड, x + y/4 से, यस और नो, बोलो। x + y/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें आगे हम लोग, तो देखो तो दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यस यस सर। सर। चलो, तो ये तुमको पता होना चाहिए एक्स और वाई के टर्म में हम लोग बैलेंस कैसे कर रहे हैं। अब उसके बाद सिंपली स्टोक्योमेट्रिक कंपैरिजन, जैसे हम लोग मोल मोल एनालिसिस या वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस करके करते हैं, वैसे ही कर सकते हो। तो क्या बोला गया है कि गैसेस हाइड्रोकार्बन जो है वो 6 गुना ज्यादा अपने वॉल्यूम से ज्यादा रिक्वायर करता है ऑक्सीजन को। तो दो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा। तो अगर ये 6 टाइम्स ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ना, कि अगर CxHy का 1 वॉल्यूम हम लोग लिए, ठीक है। जब गेल लोसाक्स लॉ से हम लोग वॉल्यूम कंपैरिजन करते थे ना, जैसे मोल मोल एनालिसिस करते थे, उसी तरह वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी होता है ना। वो वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस हम लोग गैस के लिए ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि 1 वॉल्यूम ऑफ CxHy ये रिक्वायर करता है x + y/4 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। तो अगर एक के लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो 6 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, उसका ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है कि 6 टाइम्स अपने वॉल्यूम से वो O2 ज्यादा रिक्वायर करता है। तो इसका अगर हम लोग 1 वॉल्यूम एज्यूम करें CxHy का, ठीक है, तो O2 हमको कितना रिक्वायर्ड होगा, इसका 6 गुना। तो हम लोग ऐसे पहला इक्वेशन हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, x + y/4 अगर है, तो डेट इज इक्वल टू, अगर इसका 1 वॉल्यूम लिए तो इसका 6 टाइम्स हो जाएगा, तो 6 × 1, 6 के इक्वल हो गया फर्स्ट इक्वेशन, यस और नो। यस सर। तो पहला तो इक्वेशन ये हो गया। सेकंड इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि एंड इट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ CO2। तो मतलब जितना उसका वॉल्यूम है, उससे 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम वो CO2 का बना रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ पे कितना है,
वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है यहाँ पे, कोफिशिएंट कंपेयर करो। CO2 के आगे क्या लिखा हुआ है, X. x। तो x का वैल्यू किसके 4 गुना है, CxHy का 4 गुना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है CO2 का। तो अगर इसका 1 वॉल्यूम लिए थे तो इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 × 1। ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। यहाँ पे x का वैल्यू तो सिंपली आ चुका है हमारे पास, x का डायरेक्ट वैल्यू है 4 आ गया है, x = 4। तो y नहीं आ जाएगा हमारे पास, सिंपली x और y का ही वैल्यू निकालना था। तो पहले इक्वेशन में x का वैल्यू 4 पुट करके y निकाल लो, कितना आ रहा है, 8. कितना आ गया, 8. 8। y आ गया 8। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8। ये यहाँ पे इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। अगर ये इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा जाता तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, CH2. CH2। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें, जो ऊपर इंफॉर्मेशन लिखा है उसका यूज करके कैसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, रुको 1 मिनट। हम्म, चलो एक क्वेश्चन मिला। ठीक है, ये देखो 10 ml। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन, दिख रहा है ना सबको, Yes, हेलो। sir. हाँ, 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन वेर बर्न्ड completely in 80 ml of O2 at NTP। ठीक है, the remaining gas occupied 70 ml at NTP। ठीक है, this volume, अच्छे से करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। this volume becomes 50 ml on treatment with KOH solution। ठीक है, अब वो यहीं पे तुमको बेसिकली वो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखा है तो उसका पता होना चाहिए कि KOH सॉल्यूशन का काम क्या है, ये किस गैस, किस टाइप के गैस का एब्जॉर्ब करेगा। क्योंकि ये अगर पता नहीं रहेगा तो फिर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ट्राई करो, देखते हैं। देखो पहले वही टर्म में ले लेना, उसके बाद बैलेंस इक्वेशन लिखो, उसके बाद जैसा क्वेश्चन दिया गया वैसे कंपेयर करो। दिख रहा है ना तुम लोगों को क्वेश्चन। Yes, sir. चलो ठीक है, ट्राई करो।
C7H4. C7H4। सर C2H4। C2H4 सही है। C2H4 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया है क्वेश्चन में। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2। CH2। देखो बैलेंस करो, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री यूज करके कर लोगे तुम लोग। नहीं कर लोगे? चलो यहाँ देखो, इसका बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखोगे तुम लोग? वही हम लोग उसका फॉर्मूला एज्यूम कर लेते हैं, CXHY है। कोई दिक्कत? इसका No sir. बैलेंस O2 के साथ हम लोग रिएक्शन कराए, ये प्रोडक्ट क्या बनाया? CO2 प्लस H2। H2 यहाँ पे लिक्विड है, वेपर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना। और हमारे पास जो गैस जाए उसको पहले बैलेंस करो तुम लोग। बैलेंस करने सिखाए थे ऊपर, ये x आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में क्या आता है? x प्लस y/2, सॉरी y/4 आता है ना, 4। y/4 आ जाएगा यहाँ। और H2O के आगे क्या होगा? y/2। यही है ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को? No sir. अब यहाँ से देखो, कंपेयर करो तुम कि 10 ml अगर हम लोग यहाँ पे देखो, 1 ml के लिए अगर हम लोग लेंगे, 1 ml अगर इसका लेंगे तो उसके लिए O2 हमको कितना रिक्वायर्ड होगा? x+y/4 ml रिक्वायर्ड होगा। तो 10 ml अगर हम लोग लिए हैं तो 10 ml के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? रिक्वायर्ड O2 कितना हो जाएगा? 10 इंटू होगा, यस सर। तो 10 इंटू x+y/4, इतना ही रिक्वायर्ड O2 होगा ना हमारा। अगर हम लोग 10 ml हाइड्रोकार्बन का लिए हैं तो। और ये रिक्वायर्ड O2 कितना दिया हुआ है हमको? 80 ml के बराबर दिया गया। चलो पहले हम लोग उसको रिलेट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो, एक इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग। सेकंड वाला लाइन पढ़ो तुम लोग। क्या बोला गया है कि जैसे ही रिएक्शन हुआ O2 के साथ, तो रिमेनिंग गैसेस जो हैं रिएक्शन होने के बाद, क्योंकि O2 जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न हो जा रहा है। हाइड्रोकार्बन इस रिएक्शन में कंप्लीटली बर्न हो गया। हम लोग O2 यहाँ पे कंप्लीटली ये हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम लोग नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली जब रिएक्शन होगा तो ये O2 हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? तुम्हारा एक्सेस अमाउंट में। जब भी हाइड्रोकार्बन को तुम बर्न कर रहे होगे, तो हाइड्रोकार्बन अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि गैसियस हाइड्रोकार्बन बर्न कंप्लीटली, मतलब इस रिएक्शन में खत्म कौन हो रहा है? बता सकते हो? क्योंकि एक्चुअली लिमिटिंग CXHY. रिएजेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको स्टेटमेंट एक बार ढंग से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे गैसियस हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है? वो कंप्लीटली बर्न हो जा रहा है। तो कंप्लीटली बर्न हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? बता सकते हो? CXHY. CXHY। CX। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तब ये अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो O2 हमारा एक्सेस में प्रेजेंट है। तो इस एक्सेस अमाउंट का हमको वॉल्यूम 80 ml दिया गया है, ठीक है? टोटल जितना लिए हम लोग, ये रिएक्ट कितना किया है x+y/4 वो अभी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे कितना है, वो हम लोग इक्वेट करके निकालेंगे अभी कितना है, ठीक है? अब देखो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ो तुम लोग कि द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड, जब ये रिएक्शन हो गया तो उसके बाद जो रिमेनिंग गैस है ये ऑक्युपाइड 70 ml एट NTP। तो रिमेनिंग गैस में कौन कौन बचा हुआ होगा बताओ तो? एक CO2 यहाँ पे गैस बना है, ठीक है? ये लिक्विड है हमारा, ये गैस है। तो रिमेनिंग कौन कौन बचा होगा? ये तो पूरा पूरा कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया। CXHY जो गैस था हमारा, ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया। तो रिमेनिंग कौन कौन सा बचा होगा? O2 and बताओ। CO2. O2 एंड CO2। तो जो CO2 प्रोड्यूस हुआ, और यहाँ पे अनयूज्ड O2, यही लिख सकते हैं ना हम लोग?
अनयूज्ड O2, जो O2 रिएक्शन में यूज नहीं हुआ होगा, ये दोनों मिला के कितना है, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है? 70 ml. 70 ml. 70 ml। चलो, ये हमारा है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में देखो क्या दिया हुआ है कि दिस वॉल्यूम बिकम्स 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद KOH। अब जैसे ही इसको हम लोग ये पूरा वॉल्यूम 70 ml वाले को अगर KOH सॉल्यूशन से ट्रीट कर दिए तो ये 50 ml बन गया। का मतलब KOH सॉल्यूशन किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 और CO2 O2 में? CO2 को. CO2 को CO2 को। तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास 50। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ CO2 हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे कितना है। वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कितना 20 प्रोड्यूस हो रहा होगा बताओ? 70 ml माइनस 50 ml, तो CO2 तो हमारे पास 20 ml है। अब CO2 अगर 20 ml है तो बाकी जो 50 ml होगा वो क्या होगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड O2 होगा। यस और नो? yes sir. Yes sir. ये अनयूज्ड O2 हमारे पास 50 ml आ गया। अब यहाँ देखो, रिएक्शन में हम लोग उसको डायरेक्ट 80 से रिलेट, हम लोग टोटल कितना लिए थे? O2 का 80 कितना ml. वॉल्यूम? 80 ml था। तो अब हमारा जो यूज हुआ है, वॉल्यूम ऑफ यूज्ड O2 कितना है? 30 ml। 30 ml. तो यहाँ पे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। देखो तो ये एक्चुअली जो वॉल्यूम है हमारा, मतलब एक एक ml अगर लेंगे तो उसके लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा? x प्लस वाई बाय 4 ml O2। यस और नो? हम लोग Yes लिख sir. सकते हैं ना, स्टोक्योमेट्रिक एनालिसिस है। मतलब 1 ml ऑफ CXHY रिक्वायर्स, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बाय 4 ml O2। तो यहाँ से 10 ml अगर CXHY का हम लोग बर्न किए हैं, ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4 ml O2 ये रिक्वायर्ड होगा। अब ये रिक्वायर्ड ml O2 का कितना रिक्वायर्ड है ये ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। मतलब कितना यूज हुआ है, वो यूज कितना हुआ है? 30। 30 ml. तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 ये किसके इक्वल हो गया? 30 ml। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा। यस और नो? एक इक्वेशन यहाँ से बन गया, कोई दिक्कत? Yes sir. चलो, अब सेकंड इक्वेशन हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं? ये देखो, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, इसका वैल्यू हमको पता चल चुका है 20 ml। और इससे रिलेट करो, देखो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा यही है CXHY, तो इसी से रिलेट होगा सारा चीज। तो 1 ml अगर हम लोग CXHY का लेंगे तो इससे कितना ml CO2 प्रोड्यूस हो रहा है? X ml। तो 10 ml CXHY बर्न हुआ है तो उससे CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? 10x. 10x। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से x डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया? 2। 2. तो अब सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 2 आया, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितना आ गया। x इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से x 2 हो गया, पहले वाले इक्वेशन में पुट करो, y कितना आ जाएगा? y 4 आ जाएगा क्या? Yes sir. हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? C2H4। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या आया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C2H4। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? CH2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ऑडियोमेट्री में। बेसिकली तुमको वो इन्फॉर्मेशन पता हो। यहाँ पे जैसे CO2 गैस इवॉल्व हो रहा था, जैसे कोई और दूसरा रिएक्शन अगर तुमको दे देगा, वहां पे जैसे ओजोन गैस इवॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए तुमको सोल्यूशन जो दिया रहेगा एब्जॉर्ब करने के लिए, वो टर्पेंटाइन ऑयल दिया रहेगा। तो वो तुमको पता होना चाहिए कि टर्पेंटाइन ऑयल एक्चुअली किसको एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस हो सकते हैं ना। मान लो एक NO2 हो गया, एक CO2 हो गया, एक O3 हो गया। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में ये इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2-3 स्टेप में भी इसको दिया जा सकता है कि पहले टर्पेंटाइन ऑयल से पास किए हम लोग, तो उसका वॉल्यूम रिड्यूस होकर इतना आ गया। फिर जो रिमेनिंग बचा उसको हम लोग KOH सॉल्यूशन से पास किए, तो उसका फिर इतना हो गया। तो तुमको वो पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्यूशन जो है किस टाइप के गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, तभी हम लोग उसको रिलेट कर पाएंगे। और इक्वेशन तो तुमको दिया हुआ ही रहना चाहिए। जैसे हाइड्रोकार्बन के केस में है, तो हाइड्रोकार्बन में तुमको इक्वेशन नहीं दिया रहेगा तो तुम कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है उस केस में कि हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे हम लोग O2 में तो CO2 और H2O ही बनेगा, और कुछ नहीं बन सकता है। लेकिन अदर गैसेस के केस में तुमको वो देना चाहिए, रिएक्शन दिया रहेगा उसमें। ठीक है, हाँ सर. तो यही है, इस टाइप के रिलेटेड है क्वेश्चंस। और तो इसमें
ज्यादा कॉम्प्लेक्स अभी मत करो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मतलब सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर ही लिया। अब ये सब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे पहले सब्जेक्टिव में, जब जेई का सब्जेक्टिव एग्जाम्स होता था तो उस समय इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते थे। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो उस समय, अब देखोगे प्रीवियस ईयर तुम लोग कुछ बनाए हो? यस सर, डाउट था। डाउट है? बताओ क्या है। सर एक सेकंड, मॉड्यूल खोलना पड़ेगा। उसमें बेसिकली अब इतना ज्यादा, क्योंकि ये सब तो आसान है, कैलकुलेशन वाला ये सब आसानी से बन जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा भी लेंदी पहले के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन वाला आता था। ठीक है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होता था लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी होता था, स्टेप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे उसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे पहले। जैसे एक क्वेश्चन हम और कराते हैं, ये बिल्कुल आसान है। देखो, क्वेश्चन है, बोला गया है एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड 600 mm प्रेशर, ठीक है, द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 42। ठीक है, तुमसे पूछा गया एट द सेम टेम्परेचर एंड 700 mm pressure, what will be its density? चलो करो तो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बस ध्यान दो क्या कौन सा रिलेशन यूज करोगे तुम लोग। सर 49। क्या 49? 49 डेंसिटी ना? यस सर। ठीक है, करेक्ट है। सिंपली यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, पीएम इक्वल टू रो आर टी, बताया है ना एक इक्वेशन तुम लोगों को, यस और नो? ये वाला इक्वेशन याद है? यस सर। पीएम इक्वल टू रो आर टी या डी आर टी लिख लो, दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रो हो गया डेंसिटी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गैस सेम है ना, तो देखो गैस सेम है तो इसका एम यहाँ पे मोलर मास होता है, मोलर मास सेम रहेगा, आर सेम ही कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर भी बोला गया सेम है, तो टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज क्या हो गया, आर टी बाय एम, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा डेंसिटी आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी बाय रो, इसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट, यस और नो? यहाँ से हम लोग यस लिख सर। सकते हैं P1/ρ1 इज इक्वल टू P2/ρ2। बस इसमें पुट कर दो। P1 हमारा 600 है, ρ1 42 है, और P2 है 700, तो ρ2 निकालना है ना। कितना आ गया, ये 49 आ रहा है, तो 49 हो गया। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। चलो, किस में डाउट था तुमको, मिला क्वेश्चन? हाँ सर, मिल गया। कौन सा सर है? सर लेकिन वो क्वेश्चन अब आप ये बता दिए ना, वो कंबशन वाला, इडियोमेट्री वाला,
सर उससे बन जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो ट्राई कर लेना। जेई मेंस का क्वेश्चन तो आसान ही है सारा, बनाए हो तुम लोग? यस सर, सारा बना लिए थे। बन जाता है ना? हाँ सर। बन जाएगा, आसानी है, फॉर्मूला बस ध्यान रखना, उसके बाद आसानी से बन जाएगा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। उससे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना, उससे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, फिर मॉलिक्यूलर स्पीड वाला जो फॉर्मूला सब बताएं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वो सब याद रखना। सर, हाँ बोलो। सर एक वायरियल गैस इक्वेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाला सेक्शन नहीं अटेम्प्ट किए थे। वेरियल गैस इक्वेशन अभी छोड़ दो, वेरियल इक्वेशन हम बताएंगे, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी, ठीक है, वेरियल इक्वेशन को, है ना, उसको रहने दो अभी। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस कर सकते हो ना, लिक्विफाई करने का उसको कर सकते हो। अ, सर हाँ बोलो। सर मतलब डिफ्यूजन रेट को मॉलिक्यूलर कोलिजन कुछ हिंड्रेंस देता है? किसको? डिफ्यूजन रेट को मॉलिक्यूलर कोलिजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, यस सर। मॉलिक्यूलर कॉलिजन्स जो होते हैं, हाँ। मॉलिक्यूलर कॉलिजन हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑब्वियसली वो तो हिंडर करेगा ही ना, अगर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं उसको कि कुछ हद तक तो इफेक्ट होगा ही रेट ऑफ डिफ्यूजन को, लेकिन तो बेसिकली उस वो हिंड्रेंस होगा उसके साइज पे ज्यादा डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी पे? हम्म, उसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं उसके, ऑब्वियसली साइज पे, दोनों पे करना चाहिए मेरे हिसाब से, दोनों से रिलेशन होना चाहिए उसका ना, क्योंकि साइज ऑब्वियसली जितना बड़ा रहेगा तो उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कोलाइड करने का, और वेलोसिटी जितना ज्यादा रहेगा वो भी तो टेंडेंसी है ना, वेलोसिटी अगर स्लो रहेगा, ठीक है, तो उस केस में कोलिजन कम चांसेस हैं, जैसे जैसे तुम्हारा बढ़ते जाएगा, जैसे मान लो टेम्परेचर हम लोग राइज करते हैं, तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, कोलिजन ही तो बढ़ता है, जैसे फेस चेंजेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फेस चेंजेस का पढ़े हो, तो मैकेनिज्म जो होता है वो कैसे होता है, टेम्परेचर इंक्रीज फेस करता है। टेम्परेचर हम लोग जो बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज्यादा विगरसली मूव करते हैं, यस। तो विगरस मूवमेंट से कोलिजन होता है, कोलिजन होने की वजह से वो एनर्जी क्या करता है, अपना शेड करता है, तो उसकी वजह से वो अपना फेस चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस तरह से हम लोग रिलेट करते हैं, दोनों पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन उसको बेसिकली उतना ज्यादा कंसिडर नहीं करते, रेट ऑफ डिफ्यूजन में मेनली जो आता है ना, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो वो सारा फैक्टर उतना ज्यादा अकाउंट में नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारा एजम्पशन किसके लिए कंसिडर करते हैं, जो हम बेसिकली रेट ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स, ये सब सारा चीज किसके लिए अप्लाई करते हैं, आइडियल कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, ये यस सुनो, सर। तो आइडियल कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें उतना ज्यादा वो मॉलिक्यूलर साइज ये सब फैक्टर अकाउंट में नहीं लिया जाता, तभी तो डायरेक्टली वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास आ जाता है गैस का, मतलब मास जितना ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, तो उससे रिलेट कर लेते हैं। रियल गैसेस में हम लोग उतना ज्यादा अप्लाई, क्योंकि एक्चुअल में वो सारा फर्क तो करना चाहिए ना, क्योंकि साइज तो जीरो नहीं हो सकता है, साइज जितना बड़ा होगा, अलग अलग गैसेस लोग हैं तो वो फर्क तो पड़ना चाहिए, वो सारा चीज हम लोग आइडियल केस में अज्यूम करते हैं, इसलिए वो हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं उसको, ठीक है, यस सर। लेकिन रियलिटी में एक्चुअल में तो वो फर्क पड़ना ही चाहिए, वो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। सर हम्म। ये बात पॉसिबल है कि मॉलिक्यूलर डायमीटर वो सेम है लेकिन मोलर मास अलग है? मॉलिक्यूलर डायमीटर
सेम है लेकिन मोलर मास अलग है गैस का सर। मतलब अलग अलग गैसेस का बोल रहे हो? हाँ अलग अलग गैसेस का मॉलिक्यूलर डायमीटर सेम कैसे हो सकता है? एक्चुअली मॉलिक्यूल जो बनता है, हर एक एटम का साइज तो डिफरेंट होता है ना। साइज होता है ना, पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन तो पढ़ ही चुके हो। यस सर। साइज बेसिकली वो एक्चुअली क्या होता है, हो सकता है कि साइज सिमिलर हो जाए, मतलब बॉन्डिंग पे वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो बॉन्डिंग हो रहा है। जैसे मान लो नाइट्रोजन गैस में ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाता है। ग्रीन वाला गैस जो है उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड लेंथ पे वो बेसिकली बॉन्डिंग पे भी डिपेंड करता है कि उसका जो कोवेलेंट रेडियस होगा वो क्या होगा। सेम तो हो सकता है यार, वो तो डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसा, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना। सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, फिर उसका एटम का साइज कितना है, उसके वजह से ओवरलैपिंग कितना हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली जैसे सिंगल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के केस में देखोगे, उस केस में अगर सेम एटम है, जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सेम एटम में तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसे, जैसे कार्बन कार्बन डबल है और कार्बन कार्बन ट्रिपल है। तो इसमें इन तीनों में अगर तुमसे कंपेयर करने पूछा गया कि इन तीनों में कोवेलेंट रेडियस किसका ज्यादा होगा, किस केस में ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ की जो बात करते हैं हम लोग, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, बताओ? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसका ज्यादा होगा? सिंगल। सिंगल का, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड होता है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ोगे, जितना ज्यादा बॉन्ड होता है बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है छोटा होते जाता है। तो उसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ, ये सेम टाइप का एटम है तो हम यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच ही का भी बॉन्ड था। अब जैसे नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड और ये फ्लोरीन के बीच का सिंगल बॉन्ड, तो इसमें यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि किसका बॉन्ड ग्रेटर होगा, किसका बॉन्ड, समझ रहे हो बात? ये बेसिकली इसके फैक्टर्स को भी देखना होगा हमको। नाइट्रोजन का साइज क्या है, फ्लोरीन का साइज क्या है, फिर कितना हद तक ओवरलैपिंग हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है। हाँ सर। तो हो सकता है कि साइज बराबर एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कि सेम हो जाए। लेकिन वो ऐसे हम लोग बता नहीं सकते हैं ऐसे कंपेयर करके। एक्सपेरिमेंटल डेटा रहेगा तो उसको हम लोग देख के कर सकते हैं। तो वो सारा चीज डिपेंड करता है किस टाइप का बॉन्डिंग है उस गैस में। ठीक है, किस टाइप के बॉन्डिंग प्रेजेंट है उसके हिसाब से साइज। ठीक है, तो मोर और लेस तुम लोग का ये चैप्टर हो गया खत्म। और कुछ है पूछना क्या तुम लोगों को? एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में देखना है एग्जाम के क्वेश्चन सब बन रहे हैं ना तुम लोगों से? ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है कुछ भी? तो मोर देन 50% क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं? यस। यस सर। ठीक है, चलो इतना भी हो रहा है अभी काफी है। अभी तो तुम लोग के पास बहुत टाइम है, आगे भी रिवाइज करोगे तो और भी बनेगा। ठीक है। सर आयनाइजेशन एनर्जी का एक क्वेश्चन था उसमें, जिसमें बोला गया था कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, वो क्वेश्चन भेजे सर, वो भेजो समझ नहीं आया। भेजो भेजो। है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट है? सर भेज दिए। अच्छा, एक मिनट। इसमें नेगेटिव हो गया तुम्हारा। ए सर और बी का इसमें दिया हुआ। इसमें ग्रुप हम्म, कैसे फाइंड करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट वाला तुम डेटा देखो, एलिमेंट ए जो है उसका पहला है आयनाइजेशन एनर्जी 899, दूसरा है 1757, तीसरा देखो 14,000। कितना बड़ा डिफरेंस है ना? मतलब इसका क्या मतलब हो कि जो पहला वाला एटम ए है, वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाईली नोबल गैस की तरह हो रहा है, तभी तो तीसरा इलेक्ट्रॉन वो लूज करना नहीं चाह रहा है ना? तो मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो उसका बिल्कुल नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा होगा। समझ रहे हो बात?
यस सर। तो ए के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ए कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा? सर समझ गए, वो ना तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा ही डिफर कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो ग्रुप 2 का होगा। तो ग्रुप 2 का होगा। बी भी देखो, बी भी तीसरा, बी में भी तीसरा जो है बहुत ज्यादा हाई है, तो ग्रुप 2 में ही तो होगा दोनों। बट वहां पे तुमको ए और बी में कंपेयर करना होगा, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, तो वो उसके बेसिस पे हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? सर साइज से रिलेट यस सर। साइज से रिलेट कर लेना उसको। ये सर समझ गए। ठीक है। और कुछ पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चंस बना था या नहीं तुम लोगों से? यस सर। यस सर, बन गया था। तो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आए हैं क्या? कितना आया तुम लोगों का मार्क्स सर 177 आया, आउट ऑफ? 200। चलो तब तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। ज्यादा नेगेटिव किस में हो गया? पीरियोडिक टेबल में। उसमें तुक्का मार दिए थे क्या? नहीं सर, जनरल ट्रेंड के हिसाब से गए, लेकिन वो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट भूल गए थे। वो सब चीज ध्यान रखना। जनरल ट्रेंड वाला तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, ये तो तुम लोग को बार बार बोले हैं। जनरल ट्रेंड से पूछा ही नहीं जाएगा एग्जाम में। क्वेश्चन अगर पूछा गया एग्जाम में तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन ही अप्लाई करना है वहां पे तुमको। ठीक है, ये बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन, इसमें पीरियोडिक टेबल में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो एक्सेप्शन से ही आएगा। जनरल ट्रेंड तो सोच के भी मत अप्लाई करना, क्योंकि अगर दिख भी रहा है क्वेश्चन तो वहां पे कुछ ना कुछ तुमको अप्लाई करना ही होगा दिमाग। तो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है, तो वहां पे मेनली आयनाइजेशन एनर्जी में तुम लोग का एक्सेप्शन तो बता ही चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आता है ना। तो वो सब चीज ध्यान रखा करो, वो सब क्वेश्चंस बनाओगे ज्यादा से ज्यादा तो बन जाएगा। और ये केमिकल बॉन्डिंग का हो गया था। हाँ सर, उसमें एक भी गलत नहीं हुआ था। चलो ठीक है। बाकी सबका कितना आया लक्ष्य तुम्हारा? सर 165। 165 तुम्हारा? दीक्षा? सर 155। ठीक है चलो। शुभम? सर 141। ठीक है चलो, काफी अच्छा मार्क्स है, और भी इम्प्रूव करो तुम लोग, मतलब इतना ला रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। 75 प्लस है सबका, 75%। ठीक है चलो, तो ये चैप्टर हो ही गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट वीक से जब भी क्लास लगेगा तो तुम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो आसान सा चैप्टर है, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी का पैटर्न देखोगे तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स बीच में आता है, थर्मोडायनेमिक्स अभी छोड़ दे रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स का यूज भी नहीं आएगा, थोड़ा एक दो टर्म है। फिजिकल में आगे एंथैल्पी। कितने चैप्टर और हैं? फिजिकल में तो बहुत सारे चैप्टर हैं अभी। अभी तो सिर्फ 11th का ही चल रहा है ना तुम लोगों का, तो 11th में ही तो अभी 3 चैप्टर बाकी है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक है, फिर वही थर्मोडायनेमिक्स हो गया। ये तीनों फिजिकल के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद रिडॉक्स एक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये 4 चैप्टर तो 11th में बचे हुए हैं। वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कौन सा? ये रिडॉक्स। पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में है वो। 2 पार्ट है ना 11th में। यस सर। 12th में भी 2 पार्ट है। 12th में मेनली फिजिकल में सॉलिड स्टेट आ जाता है, सॉल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो तुम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ो, तुम लोग के पास काफी टाइम है। ठीक है, अब तो 12th का भी एग्जाम कैंसिल आउट हो गया, और लेकिन तुम लोग के टाइम में नहीं होने वाला है कैंसिल। तुम लोग कौन कौन 10th का एग्जाम देने वाला था इस बार? हम देने वाले थे। तो तुम लोग का रिजल्ट कब आएगा? सर कुछ फर्स्ट देख। वीक ऑफ जुलाई में आएगा। अच्छा, तो कैसे असेसमेंट हो रहा है उसका? इंटरनल असेसमेंट सर इंटरनली वो ही? एक पैटर्न दिया है, सीबीएसई रिलीज किया, जिसमें प्रोडिक्ट टेस्ट जितना भी होता है उससे 10 मार्क्स लेंगे। फिर ऐसे ऐसे हाफ ईयरली में 30 मार्क्स, और जो बुक प्री बोर्ड्स हुए थे उसके 40 मार्क्स,
और फिर वो 20 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट, ऐसे करके एक पैटर्न रिलीज किया है। अच्छा, मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं है वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं। हाँ सर, अब बोला गया है कि दे सकते हैं। ऐसे तो स्कूल वाले मार्क्स दे ही देंगे सबको, स्कूल वाले के हाथ में भी तो 20-30% मार्क्स होगा ही ना। सर सर स्कूल वाला ही सारा रिजल्ट बना रहे तो हाँ, और 20% मार्क्स तो स्कूल से ही जाता है, तो हम्म। पता नहीं कैसे। अरे सबको मिल जाएगा इस बार, सब कोई फेल नहीं होगा मेरे को लग रहा है। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। सर एसिड लग बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए मॉडर्न कंसेप्ट बताइएगा जरा सा। एसिड बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए तो उसमें बेसिकली हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं ना, इंडिकेटर्स के हेल्प से ही तो एसिड बेस को पहले डिस्टिंग्विश जैसे करते हैं, बहुत अरेनियस सारे कंसेप्ट इंडिकेटर्स था, होते हैं। वैसे मॉडर्न कंसेप्ट लुइस वैसे। अच्छा, वो तो एसिड बेस का क्लासिफिकेशन है, मतलब डेफिनेशन डिफाइन किया जाता है। तो तीन कॉन्सेप्ट है वो आयनिक में डिटेल में करेंगे। उसमें पहला अरहेनियस वाला है, उसमें क्या होता है, एसिड जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग, जो भी सब्सटेंस है अगर वो H+ रिलीज कर रहा है तो एसिड हो गया, OH- रिलीज कर रहा है तो बेस हो गया, है ना। यही था अरहेनियस कॉन्सेप्ट, यस और नो। यस सर। उसके बाद आता है सेकंड, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आता है। तो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में क्या है कि उसमें एसिड वैसा सब्सटेंस है जो H+ को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, क्या करेगा बताओ। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हो। तो एसिड वैसा सब्सटेंस है जो H+ को रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। मतलब H+ को हम लोग प्रोटॉन के नाम से भी बोला जाता है, प्रोटॉन डोनर। क्योंकि H+ के पास क्या है, H+ कब बनेगा जब H+ देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो जीरो हो गया अब, लेकिन प्रोटॉन तो एक बचा है ना हाइड्रोजन के पास। यस सर। यस सर। तो इसी इसी वजह से H+ को प्रोटॉन भी बोला जाता है, सिंपली उसके अंदर एक प्रोटॉन ही है तो उसको प्रोटॉन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर वो ब्रॉन्स्टेड में डिफरेंस ये है कि इसमें हमको मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे आर्हेनियस में डिफाइन करने के लिए मीडियम का जरूरत पड़ता है, उसमें हमको एक्वस मीडियम होना चाहिए, लेकिन ब्रॉन्स्टेड में एक्वस मीडियम का जरूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, H+ को डोनेट कर रहा है तो एसिड है। और बेस वैसा सब्सटेंस है जो H+ को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो जैसे अमोनिया है NH3, तो अमोनिया आसानी से लोन पेयर है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक, यस सर। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर सकता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेगा तो NH4+ बन जाएगा ना यस सर। अमो। तो वो हो गया एक तरह से, अमोनिया जो हो गया वो ब्रॉन्स्टेड का बेस हो गया। लेकिन अमोनिया को अगर हम लोग, अमोनिया सिंपली अगर ड्राई अमोनिया तुमसे बोला जाएगा तो ड्राई अमोनिया जो है वो तुम आर्हेनियस इक्वेशन से उसको नहीं प्रूव कर सकते हो बेस की तरह। लेकिन ब्रॉन्स्टेड में वो एक्चुअली H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। उसी तरह तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो लुईस कॉन्सेप्ट होता है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या होता है ना, इसका अलग डेफिनेशन है। लुईस एसिड हम लोग उसको बोलते हैं जो कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स को बोलते हैं लुईस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग लुईस बेस। समझ रहे हो, मतलब यस सर। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो लुईस एसिड हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक्सेस में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं उनको लुईस बेस बोला जाता है। ये सब एग्जांपल्स हम लोग इसमें देखेंगे। सर आयनिक इक्विलिब्रियम, हाँ बोलो। एसिड होना या एसिड और एसिडिक नेचर शो करना, दोनों में डिफरेंस होता है ना। हम्म, वो डिफरेंस क्या चीज का है वो बेसिकली डेफिनेशन की वजह से हम लोग देखते हैं कि आर्हीनियस में एसिडिक नेचर शो करने के लिए वो H+ रिलीज होना चाहिए, एक्वस मीडियम में H+ रिलीज कर रहा है तो वो बोलते हैं एसिडिक नेचर है।
जैसे लुइस के डेफिनेशन से जाओगे तो लुइस के डेफिनेशन से क्या है, वहां पे मीडियम मीडियम का कोई रोल नहीं। हम लोग जैसे लुइस में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जैसे AlCl3 है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है या नहीं? यस सर। BCl2 है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में ये सब पढ़े होगे ना, जो इलेक्ट्रॉन यस जिसके सर। पास कम है। तो ये सारे सब्सटेंस जो है ये लुइस एसिड है, लेकिन इसको तुम बोलोगे BCl2 जो है ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा क्या? एक्वस मीडियम में अगर इसको करोगे तो ये H+ रिलीज करेगा कहीं से भी? नो। नहीं। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये एसिड है ही नहीं, है ना वो। लेकिन लुइस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सब लुइस एसिड हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? यस सर। बेसिकली वो डेफिनेशन का ही अंतर है, अलग अलग। तो तीनों का हम लोग के सिलेबस में है, तीनों का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। आर्हेनियस आर्हेनियस का तो बेसिकली अभी 9th 10th में ही पढ़ते होगे तुम लोग। तो 9th 10th में आर्हेनियस का ही डेफिनेशन बताया जाता है। फिर 11th में जाओगे, आयनिक वाला जो चैप्टर है उसमें ब्रॉन्स्टेड और उसका लुइस का एसिड बेस का हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, और एग्जांपल्स भी देखेंगे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है। यस सर। अभी तो चलो। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, चलो अभी कुछ करने का जरूरत नहीं है, अगले क्लास से करते हैं स्टार्ट। इस वीक में तो क्लास नहीं है तुम लोगों को? नो सर, शायद नहीं है। हम्म, तो तुम लोग का उधर खत्म हो गया क्या केमिकल बॉन्डिंग? नो सर। नो सर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट हुआ? सर अभी डाइपोल मूवमेंट चल रहा है। अच्छा। सर लास्ट क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाने वाले थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा देंगे सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बताया है सर? नो सर। सर इस केमिकल, क्लास में बोले बताएंगे। हाँ तो वो वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस कर लेंगे उसी में। चलिए, वो केमिकल बॉन्डिंग की वजह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही आता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपल सा केस है वो, जैसे वंडरवाल फोर्स का एक स्पेशल कैटेगरी है ना। उसमें वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होता है, इन सभी फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो वहां पे हाइड्रोजन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होगा तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं। तो कौन कौन सा होता है वो तीन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। यस सर। यस सर। तो उसमें दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, एक इंटरमोलिकुलर होता है, एक इंट्रामोलिकुलर होता है। इंटरमोलिकुलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, और इंट्रा मतलब अगर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर है वो ना। तो वो सब पढ़ाया जाएगा, उसमें डिटेल में बताया जाएगा तुम लोग। और ये सब कैसे बॉइलिंग पॉइंट का इम्पैक्ट करता है, ये सब चीज भी रिलेट करने आना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन पूछा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट देखो, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली कैसे डिटरमाइन होगा? जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना कम होगा या उतना हाई होगा? बताओ क्या हाई। हाई हाई होगा? होगा। क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको तोड़ने में, तभी तो वो वेपर में जाएगा। और जितना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, उतना ज्यादा इंक्रीज करना होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो बेसिकली तुमको बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करने बोला गया है तो हम लोग उसका वंडरवाल फोर्सेस का स्ट्रेंथ ही कंपेयर करते हैं। जितना ज्यादा हाई वंडरवाल फोर्स का स्ट्रेंथ होगा, वंडरवाल फोर्सेस के स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। समझ रहे हो? सर हम्म। सर ये बोल सकते हैं कि जब इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जब बहुत वीक हो जाते हैं उस केस में वो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है कम टेम्परेचर पे भी।
बोल सकते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन वो होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है। वो उसका बहुत सारा चीज होता है ना, जैसे कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं, क्या है कि वो डिकम्पोज करने से पहले मेल्ट कर जाता है, या बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं कि वो क्या होता है कि वो मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा हाई होता है, उससे पहले ही वो डिकम्पोज कर जाता है। तो वो डिपेंड करता है ना उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है ना। ये सब बहुत सारे सब्सटेंस में पढ़े होगे तुम लोग। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन उसको अगर हीट करेंगे तो उससे पहले वो डिकम्पोज कर जाता है। तो थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स होता है वो एक्चुअली। वो प्रोसेस फिजिबल होगा, हम लोग डेल्टा जी से बताते हैं, वो सारा चीज थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या है, वो सारी चीज पे डिपेंड करता है। जैसे ये होता है कि, हाँ बोलो। सर हम फिर पूछ लेंगे, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या तो अभी कुछ बता रहे थे ना। बता नहीं रहे थे, वो सब चीज बाद में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वो सारी चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है। वो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस फिजिबल होगा या नहीं होगा वैसे हम लोग नहीं बता सकते हैं अभी। वो उसका बहुत सारा फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे कैसे कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ठीक है। चलो। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीक में ही मोस्ट प्रोबेबली होगा। तब तक इस वीक में तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग देखो कब कहाँ तक होता है। बाकी स्कूल का क्या है, स्कूल खुलने का कुछ आ रहा है नोटिस? 2 महीने तब नहीं खुलेंगे, शायद अगस्त में खुल सकता है। सर अभी तो ऑनलाइन ही होगा, खुलेगा भी तो। हम्म, मतलब अरे अगस्त में वैक्सीन लगेगा तब तो जाएंगे स्कूल, ऐसे थोड़ी जाएंगे। तुम लोग को वैक्सीन थोड़ी ना लगेगा, तुम लोग 18+ हो क्या? वही तो, अभी तो स्कूल तो खुलेगा नहीं अभी। तो तुम लोग का स्कूल में तो अभी समर वेकेशन चल रहा होगा ना? यस सर। वो स्टार्ट नहीं हुआ है क्लासेस? फिर मेरा रिजल्ट के बाद ही होगा क्लास स्टार्ट। मेरा सर हम समर लोग का वेकेशन अच्छा। स्टार्ट है। 14 जून से है, होगा क्लास। ओके, चलो ठीक है, फिर अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अभी क्लास है या नहीं तुम लोगों का? सर मेरा मोल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ था, तो 11 का मोल कॉन्सेप्ट होता है 11 GB के साथ। अच्छा ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है। थैंक यू चलो। सर। चलो ठीक है, थैंक थैंक यू सर। यू। थैंक यू।